Hello students, in last video of SST we had discussed about the civics chapter 1. The most part of the chapter has completed and the rest part are left. So today we will complete this chapter. Okay, so let's start today's topic. The topic is the Indian Constitution key feature के बारे में हम पढ़ेंगे. बाय द बिगनिंग ऑफ 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग से ही जो इंडियन नेशनल मूवमेंट थे वो काफ़ी एक्टिव हो गए थे. उनमें काफ़ी संघर्ष था, काफ़ी वो स्ट्रगल कर रहे थे. किस लिए कर रहे थे? ताकि कैसे हमारा जो नया फ्रीडम मतलब जो हमारा नया इंडिया बनेगा, स्वतंत्र भारत बनेगा, वह कैसा होना चाहिए, क्या होगा क्या नहीं होगा, किस तरह से करना चाहिए. ठीक है, किस तरह के नियम एंड कानून बनाने चाहिए. अंडर द ब्रिटिश दे हैड बीन फोर्स टू ओबे. जबकि जब ब्रिटिश शासन था तो उन लोगों को फोर्स किया जाता था. किस लिए? नियम और कानून को मानने के लिए, है ना. और ऐसा भी होता था कि उस नियम कानून जो रूल बने होते थे उनमें उनको कोई पार्टिसिपेशन नहीं होता था, और होता भी था तो बहुत थोड़ा होता था, जिससे उन्हें फोर्सली मानना पड़ता था. ठीक है, तो वो कम से कम उनकी जो इच्छा थी, उनका जो विचार था वो ये था कि कम से कम हम ऐसे भारत का निर्माण कर सके जिसमें हर एक व्यक्ति के विचार को माना जाए और हर एक व्यक्ति के विचार को एक्सेप्ट किया जाए, ताकि किसी भी व्यक्ति के ऊपर हम किसी तरह से फोर्स करके या किसी तरह से दबाव डाल के किसी नियम या कानून को उस पर थोप ना सके. इवन ऐसा भी ना हो कि जैसे कोई छोटे कास्ट के लोग हो उन पर बड़े कास्ट के लोग अपना मतलब कि अधिकार जमाने लगे. ठीक है, जैसे ऐसे एरिया में जहाँ मेजॉरिटी किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा है, ठीक, तो मेजॉरिटी ज़्यादा होने की वजह से ऐसा भी ना हो कि वो मिनॉरिटी के ऊपर जो जिनकी संख्या कम है, जिस कास्ट के लोग कम है, उन पे अधिकार जमाने लगे. ठीक है, हर एक व्यक्ति को इक्वल ट्रीट किया जा सके. What remained to be done that was to work out the ways in which democratic government would be set up in India and the rules that would determine in functioning. This was done not by one person. देखिए, जिस तरह के वो भारत के बारे में सोच रहे थे, जिस तरह के वो भारत का निर्माण करना चाह रहे थे, वह सिर्फ किसी एक व्यक्ति के बस की बात नहीं थी. उस कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माण के लिए, उस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए 300 लोगों का ग्रुप था, मेंबर था. ठीक है, मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली थे जो 1946 से एक साथ मिल के कंटिन्यू 3 इयर्स तक क्या कर रहे थे? संविधान को बनाने में या भारत का संविधान लिख रहे थे. ओके, आगे देखिए. दीज मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, दीज मेंबर आगे है, दीज मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली हैड अ ह्यूज टास्क बिफोर देम. पता है, ये जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली थे इनके सामने एक बहुत बड़ा टास्क था. किस लिए? संविधान को बनाने के लिए. क्योंकि देखिए, ये जो अब संविधान बन रहा था उनको पता था कि बार बार इसमें हर एक चीज़ों में परिवर्तन नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी हमारा जो संविधान है भारत का वह लचीला है. लचीला कैसे है? क्योंकि समय समय पर इसमें कुछ चीज़ों में देखिए परिवर्तन की जाती है. अभी आपने कश्मीर वाला एक्ट देखा, उसमें परिवर्तन किया गया. ठीक है, तो आपने देखा कि हर चीज़ों में एक्ट चेंजेस किए गए, तो ज़रूरी चेंजेस वहीं किए गए जहाँ था ज़रूरी. तो ऐसे ही संविधान को लचीला कहते हैं. तो संविधान का निर्माण ऐसी इस तरह से संविधान का निर्माण करना था जो लचीला हो, और मतलब ये ना हो कि उसमें बार बार परिवर्तन किया जा सके. जब समाज को ज़रूरत हो तभी उसमें परिवर्तन किया जा सके. ठीक है, तो इसलिए उनके सामने एक बहुत बड़ा टास्क था. द कंट्री वॉज मेड अप ऑफ 7 डिफरेंट कम्युनिटीज़ हु स्पोक डिफरेंट लैंग्वेज. देखिए, जैसे कि आपको पता है जो हमारा भारत है वह क्या बोलते हैं ना, डाइवर्सिटी कंट्री. क्योंकि यहाँ पे अनेकता में एकता है. होता है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अनेकता में एकता है. क्यों है ऐसा यहाँ पे? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं, बहुत सारे अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग रहते हैं, अलग अलग धर्म, समुदाय, कल्चर को मानने वाले लोग रहते हैं. इसलिए जो संविधान लिख रहे थे, जो लोग 300 मेंबर्स थे, उनको ये लग रहा था कि ये संविधान ऐसा होना चाहिए जो किसी एक धर्म या समुदाय के ऊपर किसी तरह का भार न पड़े. मतलब हर धर्म, जाति, समुदाय और कास्ट को बराबर विचार अपना मतलब रिप्रेजेंट करने का अधिकार मिले, और किसी के ऊपर भी कोई दबाव ना बना रहे. हर एक धर्म के लोग को समान अधिकार मिले. ठीक है, और एक ये भी समस्या थी कि जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा था तो उस तरफ इंडिया में बहुत भगदड़ थी. क्यों? क्योंकि कुछ उस टाइम तो सबसे बड़ी थी कि इंडिया और पाकिस्तान का डिवाइडेशन, पार्टिसिपेशन हो रहा था. ठीक है, अलग अलग हो रहे थे, अलग देश बन रहा था. हाँ, और कुछ ऐसे भी स्टेट थे जिनका भी फ्यूचर भी डिसाइड नहीं था, जो सोशल या इकोनॉमिक तरीके से बहुत वीक थे, और जो हमारे देश को उस टाइम
सोशो इकोनॉमिक कंडीशन थी वो भी काफ़ी वीक थी, काफ़ी दयनीय थी, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे वो हमारे देश को तो काफ़ी लूट चुके थे, इसलिए हमारे जो देश की इकोनॉमिकल कंडीशन थी वह भी बहुत वीक थी। They rose to the occasion and gave this country a visionary document that reflect respect for the maintaining diversity while प्रिजर्विंग नेशनल यूनिटी। देखिए, जब ब्रिटिश थे तो वो अपने सिर्फ बारे में सोचते थे ना, वो हम इंडियंस के बारे में नहीं सोचते थे, और उनके रहने की वजह से ही वो क्या है कि हमें काफ़ी डिस्क्रिमिनेट होना पड़ता था उनके आगे। लेकिन जब नया संविधान बनने लगा तो ये इस डाइवर्सिटी का ध्यान रखा गया, ठीक है, कि ये भी ध्यान रखा गया कि यहाँ अनेकता है, हर एक धर्म समुदाय के लोग रहते हैं, इसलिए ऐसे संविधान का निर्माण हो जिसपे हर एक व्यक्ति को समान अधिकार मिल सके। ठीक है, आगे देखिए, द फाइनल डॉक्यूमेंट ऑल्सो रिफ्लेक्ट द कंसर्न फॉर इरेक्टिंग पॉवर्टी थ्रू सोशो इकोनॉमिक रिफॉर्म एज वेल एज एम्फेसिंग द क्रूशियल रोल ऑफ पीपल कैन प्ले इन चूजिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव। और ये भी हो कि हर एक व्यक्ति को समान अधिकार मिले, किस लिए? अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करने के लिए। पहले क्या था, देखिए, जब ब्रिटिशर्स थे तो वो लोग क्या है कि हम इंडियंस को कोई मौका नहीं देते थे, वो अपने लोगों में से ही सारे अधिकारियों को चूज़ कर लेते थे। ओके, अब देखिए यहाँ पे हम लिस्टेड बिलो लिखा है, यहाँ पे हम कुछ फीचर्स के बारे में देखेंगे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ फीचर्स के बारे में। आइए देखते हैं। ये जो फर्स्ट फीचर है आपका, ये है फेडरलिज्म। फेडरलिज्म मीन्स होता है संघवाद। अब देखिए संघवाद क्या है, अभी आगे आपको समझ में आएगा। दिस रिफर्स टू द एक्सिस्टेंस ऑफ मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, मतलब कि भारत में एक से अधिक गवर्नमेंट लेवल होगा, जो गवर्नमेंट का जो लेवल होगा वो एक से अधिक होगा, और ऑब्वियसली है भी, दो लेवल काम करता है हमारे, स्टेट लेवल और सेंट्रल लेवल। ठीक है, और पंचायती राज भी थर्ड टायर है जो गवर्नमेंट का, ये भी काम करता है। क्लास 6 में आपने इसके बारे में पढ़ा भी था, और इनके फंक्शन के बारे में, जो स्टेट गवर्नमेंट के बारे में आपने क्लास 7 में पढ़ा था। और यहाँ और आप 8 में क्या पढ़ेंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में। तो ये जो 3 गवर्नमेंट के बारे में बताया, वैसे स्टेट लेवल पे और सेंट्रल लेवल पे हमारा गवर्नमेंट काम करता है। स्टेट लेवल आप समझते हैं, राज्य पे राज्य सरकार जो होती है, और सेंट्रल लेवल मतलब जो केंद्र सरकार होती है। ठीक है, केंद्र सरकार जो केंद्र में हमारे मोदी जी बैठे हुए हैं, और अगर हम स्टेट की बात करें तो योगी जी बैठे हुए हैं। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि सीएम यूपी की, जब हम सीएम पूछते हैं तो यूपी के पूछते हैं, और पीएम पूछा जाता है तो सेंट्रल का होता है, मतलब पूरे इंडिया का होता है। आगे देखिए, द वास्ट नंबर ऑफ कम्युनिटीज़ इन इंडिया मीन दैट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट नीडेड टू बी डिवाइड दैट नॉट बी इन्वॉल्व ओनली पर्सन सिटिंग इन द कैपिटल सिटी ऑफ न्यू दिल्ली एंड मेकिंग। यहाँ कहने का अर्थ ये है कि ऐसा इसलिए किया गया कि ऐसा ना हो कि भारत के सभी राज्य में रहने वाले लोगों पर अपना अधिकार जमा सके, जबकि इट वॉज इम्पॉर्टेंट टू हैव अनदर लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन स्टेट। जबकि यह डिसाइड किया गया कि केंद्र और राज्य के सरकार को अलग किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि दिल्ली में बैठा हुआ व्यक्ति ही पूरे भारत के राज्य पर अधिकार जमाएगा, नहीं, हर एक स्टेट में अलग अलग गवर्नमेंट बैठेगी। ठीक है, while each state in India enjoys autonomy in exercising power to certain subject of national concern requires that all of these states follow the law of the central government. The constitution contains lists that detail the issue that each tier of government can make law on। देखिए, जो ये बनाए गए, डिसाइड किए गए कि पंचायती राज सिस्टम था, और फिर ये जो स्टेट गवर्नमेंट था और सेंट्रल गवर्नमेंट था, इन लोगों में पावर को डिवाइड कर दिया गया, मतलब हर एक को अपना अपना काम बता दिया गया। इन लोगों को अलग अलग अपना काम इसलिए बताया गया ताकि इनको उसके अकॉर्डिंग ही अपना काम करना होता था। ठीक है, फिर देखिए, इन एडिशन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो स्पेसिफिक वेयर ईच टायर ऑफ गवर्नमेंट कैन गेट द मनी फ्रॉम द वर्क दैट इज डज। देखिए, और ये भी डिसाइड किया गया कि कौन सा गवर्नमेंट है जो भी वो काम करने के लिए उनको पैसे कहाँ से मिलेंगे। ठीक है, अंडर फेडरलिज्म ऑल स्टेट्स आर नॉट merely एजेंट ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट बट ड्रॉ their अथॉरिटी फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल। ऑल पर्सन इन इंडिया आर गवर्न बाई लॉ एंड पॉलिसी। इंडिया के रहने वाले सभी लोग लॉ एंड पॉलिसी के अंदर ही काम करते हैं, मतलब सभी के लिए कुछ नियम एंड कानून बनाए गए हैं, उसी के अकॉर्डिंग ये काम करते हैं। आगे देखिए, सेकेंड है पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। द डिफरेंट टायर्स ऑफ गवर्नमेंट दैट यू जस्ट रीड अबाउट कंसिस्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव हु आर इलेक्टेड बाई द पीपल। आपको पता है कि हमारे इंडिया में, हमारा जो इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ पे हम रिप्रेजेंटेटिव को खुद ही इलेक्शंस के थ्रू चूज़ करते हैं। क्लास 7 में आपने कांता के बारे में पढ़ा था, जो लाइन में खड़े होकर वोट दे रही थी। ठीक है, तो जो हमारी गवर्नमेंट थी वो ऐसी सरकार चाहती थी कि मतलब उनका कहना ये था कि कम से कम हम अभी इतना तो कर सकते हैं कि हमारे देश में रहने वाले सभी धर्म समुदाय कास्ट के लोग साथ में मिलके वोट दे सकें।
ठीक है। और आपने क्लास 7 में ये भी पढ़ा था यूनिवर्सल एडल्ट सफ्रेज। ये क्या होता है? यूनिवर्सल एडल्ट सफ्रेज जो होता है उसका अर्थ यह होता है कि कोई भी व्यक्ति जो 18 साल पूरा कर चुका हो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, चाहे वो किसी धर्म, समुदाय, जाति, कास्ट का हो, किसी भी कल्चर को मानने वाला हो, उसका सोशल इकोनॉमिकल बैकग्राउंड चाहे भी जैसा हो, बट वो वोट दे सकता है और अपने पसंद के अकॉर्डिंग वोट दे सकता है और अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ कर सकता है। ठीक है, तो ये सब बातें भी जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो काफ़ी ध्यान रखा गया था। ठीक है, इसे यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि दिस मीन दैट द पीपल ऑफ इंडिया हैव अ डायरेक्ट रोल इन इलेक्टिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव ऑल्सो एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री। ठीक है, मैंने बताया ना कि जहाँ का सोशल बैकग्राउंड कुछ भी हो वो इलेक्शन या वोट दे सकता है। और एक ये भी चीज़ रखा गया कि कोई भी व्यक्ति जो चुनाव आयोग की तरफ से क्राइटेरिया बनाई गई है चुनाव लड़ने वालों के लिए कि कौन सा व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है, उसके लिए जो क्राइटेरिया बनाई गई है, अगर किसी भी धर्म, समुदाय, जाति का व्यक्ति उस क्राइटेरिया को पूरा करता है तो वो क्या कर सकता है? वह रिप्रेजेंटेटिव बन सकता है इलेक्शन का, मतलब कि वह चुनाव इलेक्शन लड़ सकता है। ठीक है, आगे देखिए, आगे है सेपरेशन ऑफ पावर्स। सेपरेशन में समझ ना, पावर्स का डिवीज़न। तो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन देयर आर 3 ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट। हमारे देखिए इंडिया में 3 तरह के गवर्नमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग भी। लेजिस्लेचर है, एक्सिक्यूटिव है एंड जुडिशरी है। ठीक है, तो द लेजिस्लेटर रिफर टू आवर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो इलेक्ट किए जाते हैं। एग्जीक्यूटिव क्या होता है? स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों का स्मॉल ग्रुप होता है जो इम्प्लीमेंट करते हैं, किसमें? लॉ में, नियम कानून में इम्प्लीमेंट करते हैं, रनिंग द गवर्नमेंट और गवर्नमेंट चलाते हैं। और जो जुडिशरी होता है वो आपको पता है कि क्या करता है? कोर्ट से रिलेटेड होता है, सिस्टम ऑफ कोर्ट होता है हमारे देश में। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ पावर बाय एनी वन ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट ईच ऑफ दिस ऑर्गन शुड एक्सरसाइज डिफरेंट पावर्स। देखिए, इन सभी जो ग्रुप बनाए गए हैं, तीनों ग्रुप, इन तीनों ग्रुप को अलग अलग पावर डिसाइड किए गए हैं और कोई भी व्यक्ति या कोई भी अपने पावर का मिसयूज़ ना कर सके, इसीलिए इन सभी ऑर्गन्स को एक दूसरे को चेक करने के लिए भी कहा गया है। ठीक है, ताकि वो चेक कर सके कि कोई भी व्यक्ति अपने पावर का गलत अर्थ या गलत यूज़ न कर रहा हो। आगे देखिए, आगे है यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स का मतलब क्या होता है? मौलिक अधिकार। देखिए, हमें कुछ मौलिक अधिकार दिए गए हैं, मैं आपको समझाती हूँ कि मौलिक अधिकार क्या होते हैं। मौलिक अधिकार का अर्थ होता है कि ऐसे अधिकार जो आपको अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन या किसी सरकार की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से आपको मिलते हैं। क्यों मिलते हैं? इसलिए मिलते हैं क्योंकि कोई भी व्यक्ति आपको किसी भी तरह से डिस्क्रिमिनेट ना कर सके, आपके अधिकार को ना छीन सके, आपके सोशल बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग या इकोनॉमिकल बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग आपको डिस्क्रिमिनेट ना कर सके, आपको भी वही अधिकार मिले जो एक हाई क्लास व्यक्ति को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत कुछ चीज़ें बताई गई हैं, मैं आइए आपको बताती हूँ। फर्स्ट जो हमारा फंडामेंटल राइट है वो है राइट टू इक्वालिटी। इक्वालिटी मतलब मैंने देखिए यहाँ पे लिखा ऑन द बेसिक ऑफ द रिलीजन, किसी भी व्यक्ति को धर्म, कास्ट और सेक्स या मेल या फीमेल के अकॉर्डिंग उनके मतलब किसी भी तरह से उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। द स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी वन इन मैटर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब देखिए, जैसे कि मान लीजिए आप किसी संस्था में काम करना चाहते हैं, तो वह संस्था आपको आपके जात या कास्ट के अकॉर्डिंग या मेल या फीमेल के अकॉर्डिंग या आपके बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग आपको जॉब देने से मना नहीं कर सकता। मतलब राइट टू इक्वालिटी मतलब समानता का अधिकार, आपके साथ समान व्यवहार किया जाएगा। सेकेंड है राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। तो देखिए, स्वतंत्रता का अधिकार किस लिए है? दिस इंक्लूड द राइट ऑफ द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ये अधिकार जो है आपको इसलिए मिलता है कि आप अपनी बातों को या अपने चीज़ों को एक्सप्रेस कर सकते हैं। द राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, द राइट टू मूव फ्रीली अपने विचारों को रख सकते हैं देश के सामने, गवर्नमेंट के सामने। ठीक है, और आपको किसी भी नियम और कानून के लिए प्रश्न पूछने का अधिकार है। ओके, आगे देखिए, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन मतलब होता है कि जैसे कोई आपका किसी तरह से नुकसान करे, तो द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स ह्यूमन ट्रैफिकिंग, फोर्स लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन अंडर 14 ईयर्स ऑफ एज। जैसे देखिए, गवर्नमेंट ने कहा है कि 14 साल से कम बच्चों के से लेबर वाला काम नहीं करवाया जाएगा। तो अगर कभी कहीं ऐसा देखा जाता है तो उसके अगेंस्ट भी आपके लिए नियम और कानून बनाए गए हैं। आगे है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। इसका अर्थ हुआ कि आपको कोई भी धर्म अपनाने का अधिकार है।
ओके, एवरी पर्सन हैज़ द राइट टू प्रैक्टिस, किसी भी व्यक्ति को अधिकार है अपने धर्म को मानने का, अपने भगवान को मानने का, अपने कल्चर को मानने का, ठीक है। आपके साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। नेक्स्ट है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट दैट ऑल कंट्रीज रिलीजियस लिंग्विस्टिक्स कैन सेट अप देयर ओन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन ऑर्डर टू प्रिजर्व एंड डेवलप देयर ओन कल्चर। हाँ, तो हर एक व्यक्ति को, राज्य में रहने वाले हर एक व्यक्ति को अपना कल्चर को, अपने चीज़ों को मानने का अधिकार है, और चाहे वह किसी भी धर्म समुदाय के हों, किसी भी कास्ट के हों, मेल हो फीमेल हो, कोई उनका बैकग्राउंड हो, कैसा भी हो, लेकिन उन्हें एजुकेशनल राइट मिलेगा। मतलब हर एक व्यक्ति को, जैसे कि पहले क्या था, आपने देखा होगा कि जो भीमराव अम्बेडकर थे उन्होंने अपने बचपन के बारे में बताया था कि उनके इस टाइम में कैसे होता था कि मतलब दलित के साथ कि उनको ज़मीन पे बैठाया जाता था। उनको ये अधिकार नहीं था कि जो बच्चे दलित नहीं हैं, जो टेबल चेयर पे बैठ के पढ़ते हैं, उनके साथ वो बैठ के पढ़ सके, एक ही टैब यूज़ कर सके, ये भी नहीं था। तो उनके साथ ऐसा व्यवहार होता था, वो एक बस में सफ़र नहीं कर सकते थे। तो ऐसा व्यवहार नहीं होगा, हर एक को समान अधिकार मिलेगा। स्कूल में भी सब बच्चे एक साथ बैठ के पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अब देखिए, दिस अलाउ सिटीजन्स टू मूव द कोर्ट इफ़ दे बिलीव डैट, ये जो है राइट, ये आपको ये अधिकार देता है कि आप कोर्ट में जा सकते हैं अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई भी आपका फंडामेंटल राइट आपसे छीना जा रहा है, या आपके फंडामेंटल राइट का या कोई आपके अधिकार। A secular state is one in which the state does not officially promote any one religion as the state religion। देखिए, यहाँ पे कहने का है सेक्युलरिज्म का मतलब कि कोई भी स्टेट किसी एक धर्म को राज्य का या स्टेट का रिलीजन या धर्म नहीं बनाएगा। जैसे मानिए ये यूपी है, तो मानिए यहाँ पे हिंदू धर्म रहने वाले हिंदू धर्म को मानने वालों की संख्या अधिक है, मुस्लिम धर्म को मानने वालों की संख्या अधिक है। तो ऐसा नहीं है कि इस स्टेट को या इस जगह को हिंदू राष्ट्र या मुस्लिम राष्ट्र घोषित किया जाएगा, ऐसा नहीं है। किसी एक को वो प्रमोट नहीं करेंगे, ठीक है। मतलब हर एक धर्म, इस मतलब स्टेट में रहने वाले हर एक धर्म के व्यक्ति का सम्मान करेंगे। आगे देखिए, यू नाउ अंडरस्टैंड द वे इन विच कंट्री हिस्ट्री ऑफ ऑफन डिटरमाइन द काइंड ऑफ constitution that a country adopt for itself. The constitution plays a crucial role in laying out the ideals that we would like all citizens of the country to adhere to, including the representative that we elect to rule us, just like in game of football। देखिए, ये कहने का अर्थ है, अभी आपने देखा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माण के समय या उसको लिखने से पहले, उसको बनाने से पहले कितने बातों पर विचार किया गया था, ठीक है। ठीक उसी तरह अगर जैसे मैंने इस पहले चैप्टर में बताया था कि फ़ुटबॉल गेम के अगर रूल को चेंज कर दिया जाए, जैसे फ़ुटबॉल गेम का रूल होता है कि हम फुटबॉल में बॉल को पैर से किक करेंगे ना, फुट से किक करेंगे, लेकिन अगर हम हाथ से किक करते हैं या तो हमारा फाउल हो जाता है, और अगर वो बॉल हमारे आर्म्स तक लगती है, आर्म्स पे लगती है, तो भी फाउल माना जाता है। और उसी तरह ये है कि अगर इसके आधार को, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आधार को चेंज कर दिया जाएगा तो ये भी पूरी तरह से बदल जाएगा। आपको याद है नेपाल के बारे में मैंने बताया था इसके पहले कि वहाँ का क्या था, पहले था कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग कि वहाँ का जो राजा रहेगा उस राजा के पास हर एक तरह का अधिकार रहेगा, प्रजा के पास कोई अधिकार नहीं होता। इवन उनके पास ये भी अधिकार नहीं होता कि वो अपने बातों को एक्सप्रेस कर सके। लेकिन जब नया संविधान उनका बना नेपाल का, तो सब चीज़ें पूरी तरह से चेंज हो गई थी, ठीक है। तो इसी तरह से बताया गया कि अगर हम इसके चीज़ों को चेंज करेंगे, जो प्रस्तावना होती है संविधान का, तो संविधान को जब आप पढ़ेंगे तो सबसे पहले प्रस्तावना दिया होता है। प्रस्तावना से आपको ये पता चल जाता है स्टार्टिंग में ही कि इसमें आप क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्या क्या रूल हैं। जैसे कि आपको फ़ुटबॉल खेलना है, तो खेलने से पहले आपको रूल बताए जाते हैं ना, क्या होगा, कैसे होगा। सेम वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ने से पहले, बनाने से पहले इसका प्रस्तावना बनाया गया था, ठीक है। तो बाकी आपने इस चैप्टर में कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ लिया। और द डिफरेंट फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आउटलाइन अबव इन्वॉल्व कॉम्प्लिकेटेड आइडियाज़ दैट आर ऑफन नॉट इजी टू ग्रास्प। डोंट वरी टू मच। देखिए, अभी आप कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में ज़्यादा वरी मत करिए, क्योंकि इस बुक में आप अभी इस बुक में भी और अभी हायर क्लासेस में भी, मीन्स 9th और 10th में भी आप कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में और इसके की एलिमेंट्स के बारे में, फीचर्स के बारे में बहुत अधिक पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये चैप्टर यहीं पे कंप्लीट हुआ, ओके। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द हिस्ट्री चैप्टर 2।